बीते दिनों महाकाल की नगरी उज्जैन से एक ऐसी घटना सामने आई जो कि पूरे मानव जाति और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। एक 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया और उसके बाद उसे ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, वह छोटी सी बच्ची ऐसे ही 2.5 घंटों तक अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ भटकती रही। 2.5 घंटे में वह करीब 8 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रही, जिस दौरान उसने करीब 500 घरों को पार किया और रास्ते में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। किसी ने ये सोचा कि ये भिखारी है, तो किसी ने सोचा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, इसीलिए इस तरह से सड़क में घूम रही है। पर किसी ने उससे पूछने तक की ज़रूरत नहीं की कि कहीं उसे कुछ तकलीफ तो नहीं। किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। पर आज जब ये केस सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, तो हर कोई चाहता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पर ज़रूरत के समय कोई भी सामने से पीड़िता की मदद करना नहीं चाहता। शायद कोई नहीं चाहता कि वो किसी और के पचड़े में फंसे। तो चलिए दोस्तों, इस रेप केस को एक कहानी के रूप में समझते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। सुबह के करीब 9 बजे होंगे। उज्जैन के मोतीपुरा से आगे एक दांडी आश्रम पड़ता है। इस आश्रम के पुजारी राहुल शर्मा जी सुबह सुबह कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। वो काफ़ी जल्दबाजी में थे। तभी वो देखते हैं कि करीब एक 15 साल की उम्र की लड़की अर्धनग्न अवस्था में उनके आश्रम के बाहर वाले रोड से होते हुए कहीं चली जा रही है। उस लड़की ने ऊपर के कपड़े पहन रखे थे, पर नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और उसके ऊपर के कपड़े नीचे की ओर से खून से लथपथ थे। जब वो इस मंजर को देखते हैं तो उन्हें अंदेशा होता है कि हो ना हो इस लड़की के साथ कोई ना कोई अनहोनी तो हुई है। इसी अनहोनी की आशंका में उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? इस पर लड़की कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। पुजारी कई बार कोशिश करते हैं, पर वह कोई भी जवाब नहीं दे पाती। वो लड़की इतनी थकी हुई और इतने तकलीफ में थी कि वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। इस पर वो पुजारी देखते हैं कि वो लड़की अपने ऊपर वाले कपड़े के जरिए अपने नीचे के अंगों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके ऐसा करते हुए देखकर बिना एक पल गंवाए वो अपने ऊपर के कपड़े यानी कि अपने अंग रखे को उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो अपने अंगों को इससे ढक ले। लड़की उस कपड़े को लपेट कर अब थोड़ा सहज महसूस करने लगती है। जब वो लड़की कुछ भी नहीं बता पाती तो ऐसे में वो उसके लिए ज्यादा परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते और वो ऐसे में पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम खाना खाना चाहोगी? इस पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाती, पर उसके हाव भाव से वो समझ जाते हैं कि इसको भूख भी लगी है और वो उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसे आश्रम में ही बना हुआ खाना खाने को देते हैं। इसी बीच जब वह लड़की खाना खा रही होती है तो राहुल शर्मा यानी कि इसी आश्रम के पुजारी 100 नंबर पर कॉल लगाते हैं। कई बार फोन लगाने के बाद भी फोन नहीं लगता तो वो सीधे महाकाल थाने में फोन लगाते हैं और ये सारा मंजर पुलिस को बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस को जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस वहां पर आती है और सारे हालात को समझने की कोशिश करती है, पर उस लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बता पाए। ऐसे में पुलिस उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां से पीड़िता की हालत को देखकर उसे उज्जैन के ही एक बड़े हॉस्पिटल MTH में उसको रेफर कर दिया जाता है। इसी बीच हॉस्पिटल से जब कंफर्म किया जाता है कि पीड़िता का यौन शोषण हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, तो इसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और वो सारे सबूत खंगालने की कोशिश करने लगती है। पुलिस एक टीम गठित करती है जिसमें कुल 28 पुलिस वाले होते हैं। पुलिस की ये टीम बिना सोए 72 घंटों तक कड़ी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। ये लड़की जिस रास्ते से होकर चली आ रही थी, पुलिस उस रास्ते भर के करीब 1000 से भी अधिक CCTV को खंगालने लगती है ताकि पता चल सके कि यह लड़की कहाँ से चली आ रही थी और कहाँ इसके साथ इस तरह की घटना हुई। इसी बीच उज्जैन पुलिस को एक खबर मिलती है कि सतना जिले में एक लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई है। पुलिस जब क्रॉस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। दरअसल सतना जिले में ही एक जैतबारा नाम का इलाका पड़ता है। यह लड़की वहीं की रहने वाली थी। यह लड़की वहीं के एक स्कूल में 8वीं की पढ़ाई कर रही थी और घटना से एक दिन पहले यानी कि 24 सितंबर के दिन यह लड़की अपने घर से निकलती है छात्रवृत्ति का एक एग्ज़ाम देने। उस दिन संडे का दिन था और स्कूल की कई सारी लड़कियां उसके साथ एग्ज़ाम देने आई हुई थी।
पर जब वो एग्ज़ाम के हॉल में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एग्ज़ाम के लिए वो पात्र ही नहीं है। ऐसे में उसे एग्ज़ाम देने की अनुमति ही नहीं दी जाती। ऐसे में वो बाहर ही रुकती है और उसकी सारी सहेलियां अंदर एग्ज़ाम देने को चले जाते हैं। वह उस समय अपने स्कूल की ड्रेस पहने हुए ही थी और इसी ड्रेस में वह वहां से निकल जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। घूमते घूमते वह सतना जिले के ही रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है और देखते ही देखते पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वह एक ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। उसे पता नहीं होता कि यह ट्रेन आखिर जाने वाली कहाँ है, उसे कहाँ जाना है। बस ट्रेन जहाँ तक चली जाती है वह भी चलती ही जाती है। कई घंटे के सफ़र के बाद जब वह ट्रेन सतना से करीब 750 किलोमीटर चलकर सुबह के करीब 3 बजे उज्जैन पहुंचती है और यहां पहुंचने के बाद ट्रेन के लगभग सभी यात्री उतर जाते हैं, तो ऐसा देखकर वह लड़की भी यहां उतर जाती है। उस लड़की के लिए उज्जैन शहर बिल्कुल नया शहर होता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसे आगे जाना कहाँ है। ऐसे में जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है तो वहाँ पर कई सारे ऑटो उसे लगे हुए मिलते हैं। वह जाकर एक ऑटो में बैठ जाती है। जब ऑटो वाला पूछता है कि जाना कहाँ है तो वह कुछ भी नहीं बता पाती। वह सिर्फ बोलती है कि मुझे आगे जाना है। ऐसे में कुछ दूर तक तो ऑटो वाला उसे ले जाता है, पर बाद में जब वह कुछ नहीं बता पाती तो कि उसे जाना कहाँ है तो वह ऑटो वाला उसे वहीं उतार देता है। ऐसा करते करते वह करीब 4 ऑटो बदल लेती है और चारों ऑटो वाले कुछ आगे तक ले जाकर उसे उतार देते हैं, क्योंकि उस लड़की के पास ऑटो वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, तो कोई भी ऑटो वाला उसको आगे ले जाने के लिए तैयार भी नहीं होता। जब चौथा ऑटो वाला उसे उतारता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसे एक 5वां ऑटो वाला भी दिख जाता है। वह उससे पूछता है कि बताओ कहाँ जाना है। उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है। जब वो देखता है कि लड़की बाहर से आई हुई है और उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह देखता है कि यह लड़की बिल्कुल अकेली है, इसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे में उसे एक मौके की तरह दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह इस लड़की का फायदा उठा सकता है और कानों कान किसी को खबर तक नहीं लगेगी। ऐसे में वो बोलता है कि कोई बात नहीं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें आगे जहाँ भी उतारना होगा तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ उतार दूंगा। और वह अपनी ऑटो को लेकर जीवन खेड़ी नाम के एक जगह की ओर ले जाता है, जो कि उज्जैन शहर का ही एक सुनसान इलाका पड़ता है। वहां जाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह लड़की कई बार इसका विरोध करती है, पर वह उसके विरोध से नहीं रुकता। वह उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। वह उसके आधे कपड़े को उतारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वह दरिंदगी की सारी हदों को पार कर देता है। और उसका जब तक मन नहीं भरता तब तक उस लड़की के साथ दरिंदगी करता रहता है। वह लड़की भी कुछ समय के बाद विरोध करना छोड़ देती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वह ज़्यादा विरोध करेगी तो अंधेरे का वक्त है, रात का वक्त है, यह आदमी उसे मारकर यहीं फेंक देगा। उस ऑटो वाले के हैवानियत के चलते एक समय ऐसा भी आता है जब वह लड़की बेहोश हो जाती है और उसके प्राइवेट अंगों से खून की धारा बहने लगती है। जब ऑटो वाला देखता है कि लड़की बेहोश हो गई है तो उसे उसी अवस्था में, इस अर्धनग्न अवस्था में वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। और जब बाद में लड़की को होश आता है तो वह अपने आप को इसी अवस्था में, उसी सुनसान इलाके में पाती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वह देखती है कि अभी सुबह के करीब 5:30 से 6 बजने वाले होंगे। उसे समझ में नहीं आता कि वह इस अवस्था में कहाँ जाए, किधर जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वह अभी किस इलाके में है और किधर जाना है। वह वहाँ से उठती है और उसी अवस्था में सीधे रास्ते की ओर चलने लगती है। रास्ते में उसे कई सारे घर मिलते हैं। कई घरों के दरवाजे को वो खटखटाती भी है कि शायद कोई उसकी मदद कर दे, पर उसकी मदद के लिए कोई बाहर नहीं निकलता। कई लोग तो बोलते हैं कि अभी सुबह हुआ नहीं और भिखारी आ गए। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ की यह पागल लड़की आ गई है, पर कोई भी उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही चलते चलते करीब 2.5 घंटे बीत जाते हैं और वो करीब 8 किलोमीटर तक चल जाती है। 8 किलोमीटर चलते चलते वह करीब 500 घरों को पार करती है और 100 लोगों से भी अधिक लोगों से रास्ते में मिलती है, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सभी लोग उसको देखकर अनदेखा कर रहे थे। किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसके साथ कुछ
हुआ तो नहीं, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद यह पागल होगी, तभी वह इस तरह से घूम रही है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता भी है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा, पर वह किसी दूसरे के पचड़े में फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं करते। ऐसे में 8 किलोमीटर तक पैदल चलते चलते वह डांडी आश्रम तक पहुंच जाती है, जहां उसी आश्रम के पुजारी राहुल शर्मा उसको देखते हैं और वो उसकी मदद करते हैं। और इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। खैर, जब पुलिस को पता चलता है कि यह लड़की सतना जिले के जैतवाड़ा की रहने वाली है, तो इसके बाद पुलिस वाले इसके बारे में सारा कुछ पता लगाते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि यह जैतवाड़ा में ही अपने भाई और अपने दादाजी के साथ रह रही थी। उसके पिताजी मानसिक रूप से बीमार थे और इस लड़की की माँ उसके पिता की बीमारी के कारण 10 साल पहले ही इन लोगों को छोड़कर चली गई थी। जो लोग इसको अभी तक मानसिक रोगी समझ रहे थे, जिसको मानसिक रोगी समझकर जिसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, वह एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की निकलती है। अगर वह उस दिन छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठी होती और परीक्षा में पास हो जाती तो शायद सरकार उसे आगे की पढ़ाई के लिए मदद भी करती। पर कहाँ वह लड़की छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने निकली थी और कहाँ उसके साथ यह क्या हादसा हो जाता है। खैर, वह जिस रास्ते से पैदल चली आ रही थी, उस रास्ते के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा में वह रिकॉर्ड भी होते चली आ रही थी और उन्हीं सीसीटीवी कैमरा के जरिए पुलिस वहां तक पहुंची जहां उसके साथ यह हादसा हुआ था। पुलिस रेलवे स्टेशन से लेकर रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगालने लगती है और उन सभी ऑटो वालों को पकड़ती है जिसमें यह लड़की बैठी थी। इसके बाद पुलिस 5वें ऑटो वाले की तलाश में लग जाती है। क्योंकि यह 5वां ऑटो वाला था, इसीलिए पुलिस वालों का पूरा शक इसी पर ही था कि हो न हो इसी ने इस लड़की के साथ गलत किया है। पुलिस इसकी तलाश में उज्जैन के नाना खेड़ा पहुंचती है, जहां पर इसका घर होता है। जब पुलिस इसके पास पहुंचती है तो पुलिस को आया देख यह भागने लगता है और इसी भागा दौड़ी में कुछ पुलिस वालों को भी चोट लग जाती है और उस व्यक्ति को भी चोट लगती है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। पुलिस उसे उसी अवस्था में गिरफ्तार करती है और उसे एक हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर देती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से गहराई से पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि इसी लड़के ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की है। इस व्यक्ति का नाम भरत सोनी होता है। खैर, अभी पुलिस वाले इस व्यक्ति को रिमांड पर रखकर इससे पूछताछ कर रहे हैं और उस लड़की का भी इलाज अभी MTH हॉस्पिटल में जारी ही है। वैसे अभी उस लड़की की हालत पहले से काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार भी आ रहा है। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या वह इस घटना को आगे कभी भुला पाएगी? जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी तो क्या उसको यह 25 सितंबर वाला दिन आगे अच्छे से जीने देगा? खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, वह अपने आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करे और आगे चलकर अपना एक बड़ा नाम बनाए और इस केस में लिप्त जितने भी अपराधी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं यह नहीं कहता कि भरत सोनी ही इस केस का अपराधी है, यह तो अदालत में ही सिद्ध हो पाएगा, मगर जो भी इस केस का अपराधी है उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की दरिंदगी करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। इस कहानी से हमें एक और बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपको हमको कहीं भी कोई भी मददगार दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपने मन में ही यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह कैसा है, उसके साथ क्या हुआ होगा या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। हमें जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम ही किसी की मदद नहीं करेंगे तो जब हमारा वक्त पड़ेगा तो हमारी मदद कौन करेगा? आज उज्जैन में जैसा हुआ अगर वैसा ही चलता रहा तो इंसानियत तो इस दुनिया से पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएगी और जब इंसानियत ही इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो इंसानों का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, मुझे पता है कि आज की यह कहानी आपके मन को झकझोर कर रख दी होगी। अगर आपको मेरे इस कहानी बताने का ढंग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।